नमस्कार दोस्तों। आज के इस बायोलॉजिकल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे साइलेंट किलर का डीप डाइव ब्रेकडाउन करेंगे जिसे मेडिकल साइंस पिछले 70 सालों से जानती है। हम बात कर रहे हैं हंता वायरस की। ये कोई आम वायरस नहीं है बल्कि वायरसेस की एक पूरी फैमिली है जो इंसान के ऑर्गन सिस्टम्स पर एकदम सटीक और सुनियोजित तरीके से हमला करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बायोलॉजिकल मिस्ट्री को डीकोड करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इस साइलेंट थ्रेट को समझेंगे, फिर इस पैथोजन को डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये किडनीज और लंग्स पर अपना कहर बरपाता है। फिर इसके ट्रांसमिशन और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स पर बात होगी और आखिर में समझेंगे इसके बायोलॉजिकल डिफेंस और प्रिवेंशन को। तो चलिए सीधा पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, द साइलेंट वायरल थ्रेट और इसके लक्षणों का तेजी से उभरना। लक्षणों की ये टाइमलाइन असल में बहुत डरावनी है। मतलब ये वायरस कितनी तेजी से एक इंसान के शरीर को तोड़ता है, इसे समझना बहुत क्रूशियल है। 2026 में अर्जेंटीना से निकले एक क्रूज शिप पर जो हुआ वो इसका जीता जागता उदाहरण है। डे 1 पहले दिन सिर्फ हल्का बुखार, सिर दर्द और डायरिया होता है, एकदम किसी नॉर्मल फ्लू जैसा। लेकिन डे 5 तक आते आते सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शुरू हो जाता है, यानी सांस लेने में भारी दिक्कत। और फिर डे 11 अचानक से पूरा शरीर कोलैप्स कर जाता है और सिस्टम फेलियर हो जाता है। उस क्रूज शिप के एक 70 साल के पैसेंजर के साथ बिल्कुल यही सीक्वेंस हुआ था। अब सवाल ये है कि ये कौन सी बायोलॉजिकल मशीनरी है जो इतनी स्पीड से काम करती है। हमारा दूसरा सेक्शन इसी पैथोजन को डिफाइन करने पर है, जो कोई एक वायरस नहीं बल्कि पूरी एक फैमिली है। हंता वायरस को एक सिंगल एंटिटी नहीं है, ये वायरसेस की एक बहुत ही डाइवर्स फैमिली है। और मजे की बात यह है, यह कहें खतरे की बात यह है कि इसके मेन कैरियर्स दुनिया भर में पाई जाने वाली अलग अलग प्रजातियों के चूहे हैं। जब ये वायरस चूहों से इंसानों में जम करता है तो ये जानलेवा और बेहद गंभीर बीमारियां पैदा करता है। अगर हम इसके बायोलॉजिकल अटैक रूट्स को डिवाइड करें तो ये वायरस फैमिली मेनली 2 अलग अलग और खतरनाक तरीकों से कहर भर पाती है। एक तरफ है HFRS जो मेनली एशिया और यूरोप में होता है और ये सीधे इंसान की किडनीज को टारगेट करता है। वहीं दूसरी तरफ है HPS जो अमेरिका में पाया जाता है और इसका सीधा निशाना होते हैं हमारे लंग्स यानी फेफड़े। आइए सबसे पहले HFRS वाले अटैक रूट को समझते हैं, जहां सीधा असर किडनीज पर होता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये 3000 का नंबर ऐसे ही नहीं है, इसका एक गहरा ऐतिहासिक महत्व है। 1950 के दशक में कोरियन वॉर के टाइम मॉडर्न हिस्ट्री का पहला बड़ा हंटा वायरस आउटब्रेक हुआ था। उस वक्त अचानक से 3000 से ज़्यादा अमेरिकन सैनिकों को एक अजीब सा बुखार आया और उनकी किडनीज फेल होने लगी। शुरुआत में तो डॉक्टर्स बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे कि ये कोई नई बीमारी है या दुश्मन का कोई केमिकल वेपन। इस आउटब्रेक में लगभग 15% सैनिकों की जान चली गई थी। अगर इसे क्लिनिकली देखें तो HFRS शरीर के अंदर जाकर मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग ट्रिगर कर देता है, खून की नसें डैमेज होने लगती हैं और अक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो किडनीज पूरी तरह से शट डाउन हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब बॉडी का वेस्ट बाहर निकलना ही बंद हो जाएगा तो शरीर के अंदर का पूरा सिस्टम बुरी तरह कोलैप्स कर जाता है। चलिए अब देखते हैं कि और भी भयानक रूप कैसे लेता है। बात करते हैं HPS की और उस पल्मोनरी कैस्केड की जो लंग्स को तबाह कर देता है। 1993 में अमेरिका में हुए HPS आउटब्रेक की मोर्टैलिटी के आंकड़े सच में कंपा देने वाले हैं। नावाहो ट्राइब में अचानक बिल्कुल यंग और हेल्दी लोग बीमार पड़ने लगे और शुरुआत में इसका मोर्टैलिटी रेट देखिए 75%, मतलब हर 4 में से 3 लोगों की मौत। हालांकि आज के समय में इसका एवरेज डेथ रेट 50% के आसपास है, लेकिन फिर भी ये साफ है कि ये कोई नॉर्मल फ्लू तो बिल्कुल नहीं है। HPS के दौरान शरीर के अंदर एक बहुत ही सख्त बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन चलता है। सबसे पहले वायरस हवा के जरिए लंग्स में एंट्री लेता है। इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम इसे मारने के लिए एक सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है, मतलब शरीर खुद ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड वेसल्स लीक होने लगती हैं और लंग्स बहुत तेजी से शरीर के ही फ्लूइड से भरने लगते हैं। और अंत में ऑक्सीजन डिप्राइवेशन, फेफड़ों में पानी भर जाने से ऑक्सीजन ब्लड तक नहीं पहुंच पाती और इंसान लिटरली सफोकेशन से दम तोड़ देता है। ये ऐसा है जैसे शरीर खुद अपने ही फेफड़ों को डुबो रहा हो। अब सबसे अहम सवाल, ये वायरस आखिर हम इंसानों तक पहुंचता कैसे है? आइए इसके ट्रांसमिशन और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स को देखते हैं। ये इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन सच में बहुत दिलचस्प है। 1993 के आउटब्रेक को साइंटिस्ट ने सीधे मौसम से कनेक्ट किया था।
होता क्या है कि एल नीनो जैसे वेदर इवेंट्स भारी बारिश लाते हैं। इससे पिनियन पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर फसल होती है। अब जब खाने की इतनी भरमार हो जाती है तो चूहों की आबादी एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है, और जितने ज्यादा चूहे होंगे इंसानों के साथ उनका कांटेक्ट उतना ही बढ़ेगा, जिससे वायरस का स्पिलओवर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ट्रांसमिशन के अलग अलग तरीकों को अगर कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड हंता वायरस हमेशा रोडेंट टू ह्यूमन फैलता है, यानी चूहों की ड्रॉपिंग्स या यूरिन से उड़ने वाली धूल को सांस के साथ अंदर लेने पर। लेकिन इसमें एक बहुत ही खतरनाक एक्सेप्शन है, अर्जेंटीना का एंडी स्ट्रेन। ये इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। ये प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट और बॉडीली फ्लूइड्स के जरिए फैलता है। 2026 के क्रूज शिप आउटब्रेक में भी इसी एंडी स्ट्रेन का ही हाथ था। लेकिन यहाँ एक राहत की बात भी है। इस एंडी स्ट्रेन की ट्रांसमिशन विंडो बहुत ही छोटी होती है। ये कोविड-19 की तरह हवा में नहीं फैलता। किसी दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने का टाइम सिर्फ 1 दिन का होता है, वो भी बीमारी के बिल्कुल शुरुआती स्टेज में। इसके लिए बहुत ही क्लोज और लंबे फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए ये कोई हवा में उड़ने वाला मैसिव पैंडेमिक थ्रेट नहीं है। तो फिर इस लाइलाज बीमारी से बचा कैसे जाए? आइए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं और इसके बायोलॉजिकल डिफेंस और प्रिवेंशन को समझते हैं। मेडिकल साइंस की एक बहुत ही कड़वी और गंभीर सच्चाई ये है कि हिंता वायरस के लिए आज तक कोई भी FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, और ना ही कोई प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर कोई इन्फेक्ट हो जाए तो डॉक्टर्स सिर्फ इंटेंसिव सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। सर्वाइवल पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि मरीज का अपना इनेट इम्यून सिस्टम कितनी मजबूती से लड़ता है, जो कि कोई बायोलॉजिकल इलाज नहीं है। इसलिए हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट ही हमारी इकलौती ढाल है। बचाव के लिए अपने घरों को चूहों की एंट्री से पूरी तरह सील करना बहुत जरूरी है। अगर किसी बंद या धूल भरी जगह जैसे कि किसी पुराने गोदाम में जा रहे हैं तो N95 मास्क और ग्लव्स पहनना मस्ट है। कूड़े और बचे हुए खाने को बहुत सेफली डिस्पोज करना चाहिए और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। चूहों को आसपास पनपने का कोई मौका ही नहीं देना है। और इसी के साथ हमारा ये बायोलॉजिकल एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है, जब हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई पक्का बायोलॉजिकल इलाज नहीं है, तो क्या इस साइलेंट थ्रेट के खिलाफ हमारी अवेयरनेस ही हमारा असली और इकलौता इम्यून सिस्टम है? प्रिवेंटिव पब्लिक हेल्थ ही ऐसे खतरों से बचने का एकमात्र रास्ता है। इस बायोलॉजिकल मिस्ट्री को गहराई से डिकोड करने में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।